आज का जो हमारा टॉपिक है वो बोर्ड के नजरिए से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में हर 2-3 साल में एक बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है या इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट इंट्रेंस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इंट्रेंस एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मीन्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर यूनिफॉर्मली चार्ज वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है, मीन्स मुझे क्या करना है, मुझे एक वायर लेना है, मीन्स एक मुझे तार लेना है। ठीक है, और वो तार की लंबाई कैसी होनी चाहिए? अनंत, मीन्स इनफाइनाइट होनी चाहिए। जब मैं किसी अनंत तार को, ये तुम सीधे तार भी कह सकते हो, तार को प्लस क्यू आवेश देते हैं, क्या देते हैं? प्लस क्यू आवेश। तो वो प्लस क्यू आवेश उस पूरे तार में एक समान रूप से क्या हो जाता है? वितरित हो जाता है। तब उस तार के कारण किसी बिंदु पर मुझे क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये किससे निकाला जाता है? गॉस परिमेय से। याद करो, जब मैंने गॉस परिमेय कराया था तो मैंने एक गोलीय क्या लिया था? पृष्ठ लिया था, और उसके केंद्र पर क्या रखा था? एक आवेश रखा था। तो उस एक आवेश के कारण उस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स आया था। तो सेम ये भी गॉस वैद्युत फ्लक्स का ये गॉस परिमेय से ही ये सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मुझे ये क्या लेना है? मुझे लेना है एक तार, और वो भी कैसा? अनंत, जिसकी लंबाई कितनी हो? अनंत लंबाई की तार हो। तो मैं एक तार लेता हूं, ये एक तार है। मैंने मान लिया इसकी लंबाई क्या है? अनंत है, इसकी लंबाई अनंत है। इतना क्लियर है? अब मैंने क्या किया कि इसको प्लस क्यू आवेश दिया। क्या दिया? प्लस क्यू आवेश। अब जैसे मैं इसे प्लस क्यू आवेश देता हूं, ध्यान से देखना, इसको मैंने क्या दिया? इस तार को प्लस क्यू आवेश दिया या आवेश दिया, तो वो पूरा आवेश इस तार पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ये एक समान रूप से इस पर क्या हो गया? वितरित हो गया। अब मुझे क्या करना है? अब ध्यान से सुनना, जैसे मैंने इसको आवेश दिया तो इस पूरे चालक तार पर एक समान रूप से वितरित हुआ। तब मैं कह सकता हूं कि इस चालक तार के प्रति एकांक लंबाई में, किसमें? प्रति एकांक लंबाई में जो आवेश घनत्व होगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। मतलब इसको तुम अगर बराबर टुकड़ों में काटोगे तो हर एक टुकड़े में जो आवेश की मात्रा होगी वो कैसी होगी? समान होगी। तो हम रेखीय आवेश घनत्व लिखते हैं। रेखीय आवेश घनत्व बराबर क्या होता है? लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। मतलब पूरे लेंथ में जितनी आवेश की मात्रा होती है वही हम उसको क्या पढ़ते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। अब मैं क्या करूंगा कि इस तार से आर दूरी पर, कितनी दूरी पर? इस तार से आर दूरी पर, ध्यान से देखना, इस तार से, मान लो ये तार है, इस तार से मैंने आर दूरी पर, कितनी दूरी पर? आर दूरी पर कोई बिंदु P मानता हूं। क्या मानता हूं? कोई बिंदु P मानता हूं। इस पर कोई भी बिंदु मान लो, मैंने P मान लिया, और उस बिंदु P पर मुझे क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम जानते हैं गॉस परिमेय से कि जब गॉस परिमेय करते तो किसी आवेश के चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो मैं मान लिया कि इस तार में आवेश रखा है तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हुआ? वैद्युत क्षेत्र। और वो वैद्युत क्षेत्र को अगर मैं इस लंबाई के परिता घुमाऊं तो मुझे एक बेलनकर आकार मिलता है, और उसी बेलनकर आकार को हम कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। तो ये आर त्रिज्या का एक लंबाई के परिता क्या लेते हैं? गॉसियन बेलनकर पृष्ठ लेते हैं, और उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स देखते हैं, और फिर देखते हैं कि उसमें वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो क्या करना है कि मुझे एक इस त्रिज्या के इसको पकड़ो और ऐसे इसको घुमा दो, तो तुम्हें इसके परिता एक बेलन ही तो प्राप्त होगा। तो हम कहते हैं जो बेलन प्राप्त होगा उसका पृष्ठ कैसा होगा? गॉसियन पृष्ठ होगा। कैसा पृष्ठ होगा? गॉसियन पृष्ठ। देखो, अगर मैं इसको पकड़ के घुमाता हूं,
तो क्या मुझे एक बेलन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। सेम एज ये। तो ये मुझे एक क्या मिला? बेलन मिला। क्या मिला? बेलन। अब मैं क्या करता हूं, अब ध्यान से सुनना। अब मैं क्या करता हूं, अब मुझे एक बेलन मिला और एक बेलन के पृष्ठ पर, सॉरी, एक बेलन पर कितने पृष्ठ होते हैं? आपको पता है ये चीज कि तुम्हारे घर पे जो सिलेंडर रखा है जिससे पूरे घर की खाना बनता है, उसमें कितने पृष्ठ होते हैं? तो उसमें दो पृष्ठ होता है। तुम कहोगे दो पृष्ठ कैसे? तुम देखोगे उसके नीचे एक ऐसे रखा, ये है, ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा होता है, ये और ये पूरा एक हिस्सा होता है। तो इसको और इसको हम बोलते हैं समतलीय पृष्ठ। कैसा पृष्ठ? समतलीय पृष्ठ। और इस पूरे पर जो होता है उसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ। तो ये और ये सेम है, तो ये समतलीय पृष्ठ और ये क्या है? ये वक्र पृष्ठ है। तब हम क्या करते हैं कि मैंने कहा था कि तार से आर दूरी पर हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? एक, अच्छा, अब पूरे बेलन का क्षेत्रफल मैंने मान लिया ए है। बेलन का क्षेत्रफल क्या है? ए। तो अगर मैं यहां पे एक आर दूरी पर कोई बिंदु लेता हूं पी, आर दूरी पर क्या लेता हूं? कोई बिंदु पी लेता हूं, और तब इस बिंदु पी पर मुझे वैद्युत क्षेत्र निकालना है, वो भी किससे? गॉस परिमेय से। तो मैं क्या कहूंगा कि जैसे मैं ये क्षेत्रफल लूंगा तो इसका जो क्षेत्रफल अवयव होगा वो क्या होगा? इसका जो क्षेत्रफल अवयव होगा वो क्या होगा? डी ए। क्या होगा? डी ए। अब क्योंकि ध्यान से देखना, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, तो जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगा वो त्रिज्या के ही दिशा में ही होगा। मतलब जिधर त्रिज्या दिष्ट कर रहा है, देखो त्रिज्या इधर जा रहा है, तो जो हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा लेना है वो भी इधर ही होगा। तो इसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगा? ध्यान से देखना, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ होगा। कहां होगा? बाहर की तरफ। और तुम्हें हमने पहले ही मैंने पढ़ाया, अगर कोई हमारे पास समतलीय पृष्ठ है, अगर मुझे उसका क्षेत्रफल वेक्टर लेना है तो हमेशा उससे बाहर की तरफ, या तो ऊपर या तो नीचे, यही तो होता है। तो अब मुझे बता दो जरा कि यहां पर अगर मैं इस क्षेत्र का, इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल वेक्टर लूं तो उसकी दिशा किधर होगा? उस क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा किधर होगा? तो तुम कहोगे कि उसी के ही समांतर होगा। क्षेत्रफल वेक्टर मींस वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल, इस वाले पृष्ठ के लिए, इस अवयवी पृष्ठ के लिए वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल एक ही दिशा में ही होगा। सेम, अब वक्र पृष्ठ में ले लिया, अब मुझे किस में लेना है? समतलीय पृष्ठ में। कैसे? समतलीय पृष्ठ में। तो मान लो मैंने समतलीय पृष्ठ में एक पृष्ठ ले लिया, ये, तो इसमें भी वैद्युत क्षेत्र किधर होगा? सेम है, ध्यान से देखना, इसमें भी वैद्युत क्षेत्र किधर होगा? आवेश ऐसा है तो वैद्युत क्षेत्र इसके लंबवत होगा, तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर। बट इसका, इस क्षेत्रफल का मुझे क्षेत्रफल वेक्टर बताओ, तो तुम्हें भी पता है इसका क्षेत्रफल वेक्टर इसके लंबवत होगा। कैसा होगा? लंबवत होगा। तो ये डी ए वेक्टर। इतना क्लियर है? तब मैं कहूंगा कि इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ध्यान से सुनना, कि इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्योंकि अगर मुझे इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, अगर मुझे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, ध्यान से सुनना, मुझे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो उस बिंदु P के चारों ओर हम गॉसियन पृष्ठ मानते हैं, वो भी अल्प, और उस पृष्ठ से सबसे पहले देखेंगे कि कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। जितनी वैद्युत फ्लक्स गुजरेगी हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि उसमें से वैद्युत क्षेत्र कितना पास हो रहा है। तो मैं मान रहा हूं कि एक छोटा सा टुकड़ा है, तो इसमें से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या है? डी फाई ई। इसमें से भी सेम गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? डी फाई ई। इतना क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? अगर इसमें दिक्कत नहीं है तो मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। अच्छा, और ये कैसा पृष्ठ है? ये पृष्ठ जो है ये कैसा पृष्ठ है? गॉसियन। गॉसियन बेलनाकार, बेलनाकार पृष्ठ। इतना क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं?
तो अब मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। अब आगे बस वही हमें लिखना है कि माना ये एक सीधा तार है, क्या है, सीधा। अच्छा, एक चीज मैंने और छोड़ दिया है, जो मैंने गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ माना ना, उसकी जो लंबाई है वो स्मॉल एल होगा। क्या होगा? स्मॉल एल। इतना क्लियर है? अब मुझे इसको लिखना है। अगर तुम्हें, क्योंकि तुम्हें एंट्रेंस तो देना नहीं है, अगर बोर्ड में लिखना, एंट्रेंस की बात अलग है, वो डायरेक्ट तुम फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट याद रखो तो हो जाएगा। बोर्ड में तो तुम्हें कॉन्सेप्ट चाहिए, तो कॉन्सेप्ट को तुम्हें रटना नहीं है, तुम्हें कॉन्सेप्ट को इजीली याद करना है। बस तुम्हें क्या, डायग्राम याद होना चाहिए। अगर तुम्हें डायग्राम याद है तो तुम कॉन्सेप्ट को इजीली याद कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे लिखना है? सबसे पहले स्टेप वाइज, माना एक क्या है, ये अनंत लंबाई के सीधे तार है, जिसको प्लस की आवेश देने पर प्लस की आवेश पूरे तार में एक समान रूप से वितरित होता है। ठीक है, अगर पूरे में एक समान वितरित, एक पूरे तार में एक समान रूप में वितरित हो रहा है, तो उस तार के प्रति एकांक लंबाई में जो आवेश की मात्रा होगी वो कैसी होगी? समान होगी। इतना क्लियर है? तब तब उसमें जो रेखीय आवेश घनत्व होगा, क्या होगा? उसमें जो रेखीय आवेश घनत्व होगा, मैं आगे लिखवाऊंगा, फिर भी मैं देख देता हूं, लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। मीन्स क्या है कि इस पूरे लंबाई में जो आवेश की मात्रा है वही उसका रेखीय आवेश घनत्व है। उसके बाद इतना हो गया। अब उसके बाद तार से आर दूरी पर, मतलब तार के निकट आर दूरी पर एक बिंदु पी लेते हैं, और उस बिंदु पी पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो आर त्रिज्या है ना, आर त्रिज्या के आर त्रिज्या लेकर ये जो तार है, तार के परिता हम क्या लेते हैं? एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि उस पृष्ठ में एक क्षेत्रफल अवयव डीए लेते हैं। क्या लेते हैं? डीए लेते हैं, जिससे गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, जो क्षेत्रफल वेक्टर डीए के दिशा में होते हैं। तब इस क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स। बस ये हो गया हम तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट लिखना है उसके लिए। तो बस तुम इसको ध्यान से पढ़ो, और इसको ध्यान से बस एक बार इमेजिनेशन करो, ऑटोमेटिकली तुम्हें जब लिखना स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिक लिखना हो जाएगा। बस तुम्हें क्लियरली डायग्राम आना चाहिए। अब अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रहा है तो मैं कॉन्सेप्ट को लिख के दे रहा हूं, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने लैंग्वेज लिख दिया है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। पूरे डिटेल में लिखा है कि कैसे ये बनता है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो देखो हमेशा याद रखना, रेखीय आवेश घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। मींस रेखीय आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से। मात्रा क्या होता है? कूलम प्रति मीटर। ठीक है, आगे अब मैं कंटिन्यू करता हूं। अब कह रहा है कि ध्यान से देखना कि इस डीए क्षेत्रफल से गॉसियन पृष्ठ में जो मैंने अल्प अवयव लिया, उस अल्प अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो हम जानते हैं वैद्युत फ्लक्स के नियम से कि जब भी किसी काल्पनिक पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र पास होता है तो उसका जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर तथा डीए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। कैसे? देखो डॉट प्रोडक्ट कैसे लेना है मुझे, देखो यही तो कहा है। ठीक है, तो मुझे डॉट प्रोडक्ट ऐसे लेना है कि जो, क्योंकि मैंने एक छोटा सा अवयव लिया तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी कैसा होगा? छोटा ही होगा। डी फाई ई जो होगा वो ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, क्या ये होगा? हम जानते हैं जब डॉट हटता है मींस वेक्टर से जब स्केलर बनता है, अदिश बनता है, तो क्या लगता है? कॉस थीटा। मुझे इतना बता दो, मुझे इतना बता दो कि जो ई वेक्टर है और डीए वेक्टर है उसके बीच में बनने वाला कोण कितना है? ये दोनों किस दिशा में है? एक ही दिशा में है, मींस एक दूसरे के समांतर है। और जब भी, ध्यान से सुनना, जब भी कोई भी दो रेखा एक दूसरे के समांतर होता है तो उनके बीच बनने वाला जो कोण होता है वो क्या होता है? थीटा होता है। तो सॉरी, 0 डिग्री होता है। तो ई वेक्टर और डी वेक्टर के बीच में जो भी कोण बनेगा वो कैसा बनेगा? थीटा 0 डिग्री बनेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि जो ई वेक्टर है वो डीए वेक्टर के समांतर है, तब इनके बीच बनने वाला जो कोण होगा वो क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। तो यहां रखो जरा 0 डिग्री, तो क्या आ जाएगा?
डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस 0 डिग्री। हम जानते हैं cos 0 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 से इसका मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर ई डी ए। ये है कि इस छोटे से अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। इतना क्लियर है। अब अगर ये छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इतना है, मुझे पता है कि हाँ ये अल्प क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। अगर अब मैं इस पूरे बेलनकर गौसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालूं तब क्या क्या कहा मैंने कि इस पूरे गौसियन बेलनकर पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालूं तो क्या होगा, तो मुझे क्या कर देना है कि इस पूरे पृष्ठ का, किसका, इस गौसियन बेलनकर पृष्ठ का मुझे क्या लेना है, समाकलन लेना है। क्या लेना है, समाकलन। तो मैं इसका क्या कर दूंगा, समाकलन कर दूंगा। क्या कर दूंगा, समाकलन। देखो तो इसका क्या कर दो, समाकलन। डी फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डी ए वेक्टर। अब एक चीज याद रखना, जो ई वेक्टर है ना, मींस वैद्युत क्षेत्र है ना, वो इस गौसियन पृष्ठ के जिस भी बिंदु पर लोगे वो वहां पर नियत रहेगा। मतलब इसके हर एक बिंदु से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, समान होगा। एक चीज और है, तुम यहां एक चीज और ऐड कर सकते हो कि यहां पर जैसे यहां पर दो पृष्ठ है, तो पहले पृष्ठ के लिए ये, दूसरे पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा। तो यहां पर वो एक दूसरे के लंबवत है। देखो जो ई वेक्टर है वो लंबवत है डीए वेक्टर के, तब जो थीटा बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। तब मैं क्या लिख सकता हूं कि ई डी ए, ध्यान से देखना, कॉस 90 डिग्री। हम जानते हैं कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। मींस जो समतलीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, शून्य। क्या, समतलीय पृष्ठ से, जो समतल पृष्ठ होता है उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, शून्य होता है। इतना क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब मुझे इस पूरे गौसियन बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स निकालना है, तो समाकलन कर दो। हम जानते हैं कि बेलनाकार पृष्ठ के हर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या है, नियत है, तो वैद्युत क्षेत्र नहीं बदलेगा, तो समाकलन होगा तो किसका होगा, सिर्फ इसी का होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ई डी ए। क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि डी फाई ई का जो समाकलन होता है वो फाई ई होता है। उसी प्रकार डी ए क्षेत्रफल का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, ए होता है। क्या होता है, ये। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर मैं लिख सकता हूं फाई ई इक्वल टू ई ए। क्या ये लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं, बिल्कुल। अब ये क्या है, ए क्या होता है, हम जानते हैं ए, जो ए है वो किसका, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। ए जो होता है वो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तब बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, ए बराबर 2 पाई आर एल। क्या होता है, 2 पाई आर एल, आर त्रिज्या एल उस पूरे की लंबाई। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं कि फाई ई बराबर, ई तो एज इट इज है, ए का मान क्या है 2 पाई आर एल। यहां पे लिख लेना, जो ए है वही मैंने लिख दिया। ए जो है बेलन का क्षेत्रफल क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल। इसको क्या मान लो, समीकरण 1। क्या मान लो इसको, समीकरण 1। जब इसको समीकरण 1 मानूंगा तो मुझे पता चल गया कि इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या है, फाई ई बराबर ई 2 पाई आर एल। इतना क्लियर है। अब गॉस के परिमेय से हम जानते हैं क्या, कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले या काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले जो वैद्युत फ्लक्स होता है, वो वैद्युत फ्लक्स उस पूरे पृष्ठ में जो आवेश, कुल आवेश बाध्य परिबद्ध होता है उसका 1/ε0 गुणा होता है। तो अगर ये देखो, ये एक काल्पनिक पृष्ठ है, गौसियन पृष्ठ कैसा पृष्ठ है,
काल्पनिक पृष्ठ, और इस पृष्ठ से क्या आवेश घिरे हुए हैं? बिल्कुल है। तब क्या यहाँ गॉस परिमेय लागू होगा? बिल्कुल होगा। तो हम जानते हैं गॉस परिमेय से, किससे? गॉस परिमेय से। गॉस परिमेय से क्या होता है गॉस परिमेय? हम जानते हैं गॉस परिमेय फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू मैंने अभी बता दिया कि इस पूरे काल्पनिक पृष्ठ से बाध्य जो कुल आवेश है वो हमारा क्या है? क्यू है। इसको क्या मान लो? समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देखो जरा, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देखो। अच्छा, एक चीज मैं यहां और भी कर सकता हूं, एक चीज मैं और कर सकता हूं, अभी इसको सेकंड मत मानो। क्या हमारे पास आवेश है? क्या मैं यहां से आवेश निकाल सकता हूं? हाँ, क्यों? हम जानते हैं ना कि जो रेखीय आवेश घनत्व है लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल है। तो अगर मैं यहां से क्यू निकालूंगा, क्या निकालूंगा? ये क्यू निकालना है, तो बट्टे में जो लैम्डा है बराबर में जाएगा, किस में जाएगा? गुणे में, तो लैम्डा एल। तो अगर मैं यहां पर क्यू रखूंगा तो क्या आ जाएगा? फाई ई बराबर लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये अब हो जाएगा हमारा इक्वेशन, समीकरण सेकंड। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? ठीक है। तो अगर इतना क्लियर है तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आगे क्या आ जाएगा? समीकरण देखो, समीकरण फर्स्ट और सेकंड देखो। समीकरण फर्स्ट ये भी फाई के बराबर है, समीकरण सेकंड ये भी फाई के बराबर है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये दोनों अगर आपस में सेम है तो ये दोनों भी तो आपस में सेम होगा ना। तो मैं लिख सकता हूं समीकरण एक बा दो से क्या लिख सकता हूं कि मुझे पता है ये दोनों आपस में कैसे हैं? समान है। 2πr_l इक्वल टू लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या कट रहा है? क्या कुछ कट रहा है? देखो दोनों तरफ मल्टीप्लाई में है तो एल से एल कैंसिल। तो क्या बचा हमारे पास? हमें क्या निकालना था? इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालना था। तो वैद्युत क्षेत्र क्या आ जाएगा? 2πr_l गुणे में है, जब उधर जाएगा तो बट्टे में जाएगा, तो क्या जाएगा? 2π_एप्सिलॉन नॉट r। ये है गॉसियन पृष्ठ के बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्या कि ये जो गॉसियन पृष्ठ है बेलनकार, उससे गुजरने वाला क्या है? ये वैद्युत फ्लक्स। अगर तुम्हें इस वैद्युत क्षेत्र का वेक्टर रूप निकालना है, क्या निकालना है? वेक्टर रूप। तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें अगर इस पर वेक्टर लगाओगे, ध्यान से देखना, वैद्युत क्षेत्र का वेक्टर रूप, वैद्युत क्षेत्र का वेक्टर रूप। यहां तक वैसे तुम्हें अगर पेपर में लिखना है तो यहां तक लिखना है, ये एक्स्ट्रा टर्म मैं बता रहा हूं। अगर तुम्हें किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना, ध्यान से सुनना, ये हो गया तुम्हारा बोर्ड का यहां तक खत्म। ये बोर्ड तुम्हें बस यहां तक लिख के छोड़ देना है। अब आगे जो टर्म आ रहा है वो तुम्हें बस किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी जब करोगे तब उसके लिए ये चीज यूज होगा। तो जो वेक्टर रूप होता है, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या हो जाएगा? ई वेक्टर इक्वल टू, क्या करना है? दो से गुणा व दो से क्या कर दो? भाग। तो जब दो से गुणा व दो से भाग करोगे तो ऊपर क्या होगा? ऊपर अभी इसमें ऐसे लिखो, यहाँ पे दो से गुणा करोगे तो 4π_एप्सिलॉन नॉट, ऊपर दो से गुणा करोगे 2 लैम्डा बाई आर। तो तुम्हें याद रखना है कि जो अनंत लंबाई तार के कारण जब गॉसियन पृष्ठ लेते हैं तो उस पृष्ठ के किसी बिंदु से गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र तो ये है, लेकिन जब हम उसका वेक्टर रूप लेते हैं तब क्या आता है? सदिश रूप लेते हैं तो क्या आता है? ई वेक्टर बराबर 1/4π_0 2 लैम्डा अपॉन आर, जहां लैम्डा क्या है? इस रेखा का या इस तार का रेखीय पृष्ठ, सॉरी रेखीय आवेश घनत्व। क्या इतना क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, यहां तक ये खत्म। अब अगर मैं इस वैद्युत क्षेत्र, क्या ध्यान से देखना, अगर मैं इस वैद्युत क्षेत्र और दूरी में एक संबंध देखूं, और वो संबंध क्या
कि दूरी और वैद्युत क्षेत्र को, जैसे दूरी और वैद्युत क्षेत्र का अगर मैं ग्राफ लूं, तो अगर मैं दूरी को बढ़ाता हूं या घटाता हूं तो वैद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, अब मुझे वो चीज देखना है। तो अगर मैं कहूं वैद्युत क्षेत्र ई, क्या वैद्युत क्षेत्र ई तथा दूरी आर में संबंध, क्या संबंध है, तो देखते हैं क्या संबंध है। तो क्या है, ग्राफ लो, एक क्या लो, ग्राफ। ये लाइन दूरी को रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो लाइन है ये वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो एक चीज ध्यान से देखना, जब इस दूरी को मैं घटाऊंगा, ध्यान से सुनना, जब मैं इस दूरी को घटाऊंगा तो ये पॉइंट कहीं यहां पे आएगा, तो वो इस लाइन के बहुत करीब होगा। तो उस लाइन के, मैंने कहा था कि वैद्युत क्षेत्र जहां पास पास होते हैं, ओ सॉरी, वैद्युत बल रेखा जहां पर पास पास होते हैं वहां पर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। लेकिन जहां पर वैद्युत बल रेखा दूर दूर होती है वहां पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, दुर्बल होगा। पास होगा तो प्रबल, दूर होगा तो दुर्बल। मीन जैसे जैसे दूरी, यहां पे देख लो, जो वैद्युत क्षेत्र है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। मैं ये चीज यहां लिख भी सकता हूं कि जो वैद्युत क्षेत्र है वो दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब क्या, कि जब दूरी घटेगा तो वैद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, लेकिन जब दूरी बढ़ेगा तो वैद्युत क्षेत्र घटेगा। इसका मतलब अगर इस दूरी को मैं घटाऊंगा तो उसके पास वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, जैसे जैसे इन दूरी को बढ़ाता जाऊंगा तो उसमें वैद्युत क्षेत्र कम होगा। तो अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूं तो कैसे ड्रॉ कर सकता हूं, अगर मैं ग्राफ को ड्रॉ करूं तो कैसे ड्रॉ कर सकता हूं, वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा, ये है दूरी, वैद्युत क्षेत्र और दूरी के बीच में ग्राफ। ये जो है ये हमें दिखा रहा है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ रहा है वैद्युत क्षेत्र घट रहा है। अगर मैं इस पॉइंट पर देखूं, देखो इस पॉइंट पर देखो, तो इस पॉइंट पर दूरी इतना है बट वैद्युत क्षेत्र कितना है, लगभग यहां है। उसी प्रकार अगर मैं इस पॉइंट पर देखूं तो दूरी अब घट गया है तो वैद्युत क्षेत्र अब वहां से उठ के कहां पे आ गया, यहां पर। अगर मैं दूरी ये लूं, इतना दूरी लूं, अब उस पॉइंट पर ये वैद्युत क्षेत्र कहां पे जा रहा है, यहाँ। तो देखो जैसे जैसे दूरी घट रहा है वैद्युत क्षेत्र वैसे वैसे बढ़ रहा है। तो उसके ग्राफ को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और टॉपिक का पूरा विवरण ये बोर्ड पे आपके सामने है। इसको आप 5 मिनट पॉज करके इसको क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। इतना क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत। अब इसी का जो न्यूमेरिकल्स होगा, मतलब इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो वैद्युत क्षेत्र का हो, सॉरी वैद्युत फ्लक्स का हो, गॉस परिमेय का हो, या इसका मुझे एक टॉपिक और कराना है कि जब अनंत, क्या अनंत तार पर या अनंत चादर पर एक आवेश दिया जाता है तो उस आवेश के कारण किसी बिंदु से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। तब मैं दोनों का एक साथ न्यूमेरिकल तुम्हें करवा दूंगा। पहले इसको नोट डाउन करो, 5 मिनट पॉज करो, इसे नोट डाउन करो, फिर एक बार इसको पूरे समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलना। साथ ही साथ सब्सक्राइब करके शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको वीडियो डालते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।